हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के सामने एंसेंट हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो आपका एक बेसिक विषय है उसे लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इतिहास के अध्ययन के स्रोत प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास के अध्ययन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इतिहास के जो स्रोत हैं वो एक जगह समेटे हुए नहीं है बल्कि अन्यत्र बिखरे पड़े हुए हैं। इसे जानने के लिए हम मूल रूप से तीन प्रकार के स्रोतों की सहायता लेते हैं। पहले प्रकार के स्रोत में आते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे तरह के स्रोत पे आते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, और तीसरे प्रकार के स्रोत में आते हैं यात्रियों के वृत्तांत, जो बाहरी यात्री जो भारत में यात्रा करने आए और अपने संस्मरणों और वृत्तांतों के माध्यम से उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ देखा उसे अपनी किताबों में रचना किया। तो इन्हीं आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं, विस्तार से जानेंगे इस विषय को। देखिए, इतिहास अध्ययन के स्रोतों को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित किया है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब आप ध्यान से समझिएगा कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। पहला जो है हमारा पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में ये आप जान लीजिए, जो हमें खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई के अंतर्गत हमें बहुत तरह के अभिलेख मिले हैं, स्मारक मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, चित्रकला मिली है, मोहरे या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे स्रोत हमें पुरातात्विक श्रेणी के स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं और ये स्रोत काफी प्रमाणिक होते हैं क्योंकि उसमें अंकित तिथि और काल के आधार पर उसका काल निर्धारण करना सुलभ होता है और उसमें किसी भी प्रकार के हेरफेर की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए पुरातात्विक स्रोत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत लिखने वाले अपने अपने संरक्षक की महिमा चाटुकारिता कर सकते हैं, यानी उसमें हेरफेर की गुंजाइश होता है। उसी प्रकार विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि कभी शासक के समर्थन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के या फिर शासक के आलोचना करते हुए यात्रियों ने वृत्तांत लिख सकते हैं। ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे तीनों चीजों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब जो स्क्रिप्ट हमें मिला है, ये अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। या तो हमें गुफा लेख होते हैं, गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे हुए मिले, या शिलालेख जैसे अशोक ने जो अपने शिलालेख, या फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इस तरह के शिलालेख भी मिले हैं और स्तंभ लेख भी मिले हैं। जैसे हम हाथी गुफा के स्तंभ लेख की चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख के अंतर्गत गुफा लेख, शिलालेख और स्तंभ लेख आते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में हम अशोक के शिलालेख को देख सकते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को देख सकते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली स्तंभ लेख को भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का अभिलेख। दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक। तो स्मारक के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्मारकों से हमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत कोई भवन हो सकती है, कोई इबादत हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, या किसी भी प्रकार का विहार या स्तूप आदि स्मारक के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। तीसरे जो हो गए अवशेष। अवशेष के अंतर्गत हमें विभिन्न स्थानों पर खुदाई के माध्यम से कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, या कोई भी चीज जो उनकी उस काल विशेष खंड के हमें जो भी चीजें खुदाई में मिलती हैं वो अवशेष की श्रेणी में आती है। इन अवशेषों में हम उनको रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम मुद्राओं की बात करें तो मुद्राएं भी काफी प्रमाणिक स्रोत होती हैं किसी भी काल की सामाजिक स्थिति एज वेल एज उसकी आर्थिक दशा को जताने के लिए, क्योंकि मुद्राओं से ये स्वर्ण, रजत
यह कांस्य की हो सकती है। इससे उनकी आर्थिक समृद्धि का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ उनकी सामाजिक और धार्मिक दशाओं का भी ज्ञान इसके माध्यम से होता है। इसके बाद जब हम मोहरों की बात करते हैं तो हम उदाहरण के तौर पर ऐसी मोहरों की बात कर रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में लगभग हमें 500 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों के ऊपर अंकित आकृतियों के आधार पर इनका कालक्रम निर्धारण करने एवं उस काल की सामाजिक आर्थिक दशा को समझने में काफी जानकारी होती है। तो मोहरें भी हो गई। अब मूर्तियों की बात करें तो अनेक प्रकार की मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। तो उस काल के कला की प्रगति और साथ ही साथ उनके सामाजिक जीवन के भी स्वरूप को बताती हैं ये मूर्तियां। तो मूर्तियां भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद आते हैं हम चित्रकला के लिए। तो चित्रकला में हम अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला है, एलोरा में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो चित्रकलाएं भी हमें उस कालखंड की कला के विषय में ज्ञान दिलाती है। जैसे अगर हम बात करें गुप्तकालीन चित्रकला की, तो उसमें अंतरात्मा और मुखाकृति का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर कालीन जितनी भी कलाएं थी वो सारी कलाओं में हमें सांकेतिकता का प्रतीक परिचय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों को आपने देख लिया। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्रोत देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। तो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक और एक धर्मेतर। धार्मिक का तात्पर्य है धर्म से जुड़े हुए साहित्यों की रचना। इसमें बहुत तरह के साहित्य हो सकते हैं। एक हो गया आपका हिंदू साहित्य, ठीक है, दूसरा हो गया बौद्ध साहित्य, तीसरा हो गया जैन साहित्य। तो हिंदू साहित्य के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य होते हैं उसमें वेद, पुराण, उपवेद, फिर आपका बहुत तरह की रामायण, महाभारत, इस तरह की चीजें हम हिंदू साहित्य के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो अंग, त्रिपिटक, महावंश, दीपवंश आदि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत जैन आगम, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व प्रकार, इस प्रकार के बहुत सारी पुस्तकें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत लिखी गई हैं। अब हम धर्मेतर साहित्य की बात करें तो धर्मेतर साहित्य में भी कई प्रकार होते हैं। एक राजनीतिक, दूसरा व्याकरण से संबंधित, तीसरा ऐतिहासिक। राजनीतिक धर्मेतर साहित्य जो राजनीति से प्रेरित है, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यह एक राजनीतिक पुस्तक है। अगर हम व्याकरण की बात करें तो पाणिनि अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि की, वह एक व्याकरण की किताब है। उसी प्रकार अगर ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो जो आपका हम ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम गार्गी संहिता, राजतरंगिणी, हर्षचरित्र और मुद्राक्षर, ठीक है, इन सब चीजों को हम ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत देख सकते हैं। अब जब हमने साहित्यिक स्रोतों के दोनों पार्ट को देख लिया तो अब हमारा अगला जो पार्ट है वह विदेशियों के वृत्तांत। तो विदेशियों के वृत्तांत में अनेक विदेशी भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने अपने अपने अनुभवों, संस्मरणों और वृत्तांतों का एक संकलन किया अपनी पुस्तकों में। इस कड़ी में यूनानी भी आए, चीनी भी आए, तिब्बती भी आए और मुस्लिम तो बहुत सारे शासक और यात्री का भारत में प्रवेश हुआ। तो यूनानियों में मूल रूप से मेगास्थनीज, जिसने आप सभी को पता है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इसके अलावा हेरोडोटस, ठीक है, उसके अलावा टेसिटियस, ये यूनानी, ठीक है। तो यूनानी विदेशियों के अलग अलग विदेशी का आए यात्री और इन्होंने अपने अपने वृत्तांतों की रचना की। इसी तरह से चीनी यात्री भी हेंगसांग जो हर्षवर्धन के काल में आए, उसके बाद फाहियान ये भी आए थे चंद्रगुप्त के काल में, और ये इन्होंने भी अपनी रचनाओं को अपने वृत्तांतों का संकलन किया है, जिसके आधार पर हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है। तीसरे तिब्बती जो है उसमें हमें लामा तारानाथ का नाम काफी ज्यादा फेमस है, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तकों की रचना की और उसमें अपने अनुभवों को शेयर किया है। और मुस्लिम में तो आपको पता है अलबरूनी का नाम काफी फेमस है। इसी के बाद साथ अल मसूदी, इसके अलावा और भी कई मुसलमानी इतिहासकार आए और उन्होंने अपने वृत्तांतों का विवरण किया है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम के आधार पर इस समस्त इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इन
इन स्रोतों में आपको निष्कर्ष जब आप करेंगे तो इसके निष्कर्ष को आपको ध्यान देना होगा कि निष्कर्ष को आपको बहुत अच्छे से दर्शाना है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोत बिखरे पड़े हुए हैं। उन स्रोतों का हमें मनोयोगपूर्ण तरीके से उसका समन्वय देखना पड़ता है और उसमें सामंजस्य बिठाकर उसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना पड़ता है। जिस प्रकार हमने आपको पहले भी कहा कि जितने भी पुरातात्विक स्रोत होते हैं उन स्रोतों में हेरफेर की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वो उस कालखंड विशेष में लिखे गए हैं। इस वजह से हम इसे सबसे ज्यादा प्रमाणिक स्रोत मानते हैं। इसके बाद जो अन्य दो स्रोत हैं, चाहे वो साहित्यिक हो चाहे वो यात्रियों के वृत्तांत हो, इनका भी महत्व कम नहीं है, क्योंकि वह समकाल में ही लिखे गए हैं। हो सकता है कि उसमें इतिहासकार या उस दौर में लिखने वाले जो उनके लेखक हैं उनमें थोड़ी बहुत पूर्वाग्रह हो, लेकिन ये भी हमें उस कालखंड की जानकारी देते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो जो स्रोत अवेलेबल हैं, जो स्रोत उपलब्ध हैं, उन स्रोतों में हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण है और इनके माध्यम से हम इतिहास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसकी अच्छी ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस विषय को अच्छे से समझा पाने में सफल रहा होऊंगा। यदि आपकी कोई शंका या कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में अपने सवाल लिख के भेजें, मैं उनका यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।